आप सभी को मेरा नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा भाग 37 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारी इस श्रृंखला भाग 37 से पहले भी उमंग फाउंडेशन के 36 वेबिनार हो चुके हैं। सबसे पहले साप्ताहिक परिचर्चा श्रृंखला भाग 1 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन ही सुनिश्चित हुई थी, जिसका विषय था बेसहारा मनोरोगियों को बचाने में समाज की भूमिका। इसमें मुख्य वक्ता रहे हमारे आदरणीय गुरु प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। आपने बेसहारा मनोरोगियों को कैसे पहचाने, उन्हें बचाने के तरीके व उनके जीने के अधिकारों की विस्तृत जानकारी हम सभी को दी थी। और हमारी जो इसी श्रृंखला की जो दूसरी कड़ी थी वो सुनिश्चित हुई थी 26 सितंबर 2021 रविवार के दिन ही, जिसका विषय था दिव्यांग जनों के अधिकार व उनका संरक्षण। इसमें भी हमारे मुख्य वक्ता रहे प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। आपने इस परिचर्चा में दिव्यांगता क्या होती है, इसके प्रकार व दिव्यांग जनों के अधिकार, दिव्यांगता एक्ट 2016 तथा इनका संरक्षण आदि विषयों की विस्तृत जानकारी हम सभी के साथ साझा की थी। आज दिनांक 30 मई 2022 के दिन भी हम सभी इसी चर्चा के संबंध में एक नए विषय को लेकर आज शामिल हो रहे हैं, जिसका दूसरा विषय है मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य का महत्व। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर होने वाली परिचर्चाओं में मानवाधिकारों के संबंध में कोई बात नहीं करता है, जबकि मानवाधिकार हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि जो लोग सशक्त होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, जो लोग धनाढ्य हैं, वो अपने सभी प्रकार के अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम होते हैं। किंतु समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जो इससे हमेशा वंचित रह जाता है। एक ऐसा वर्ग जो मतलब किसी सहारे की उनको आवश्यकता होती है और वो इसी जद्दोजहद में अपने मौलिक अधिकारों से भी वो पीछे रह जाता है। तो आज का कुछ विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे विशेषज्ञ वक्ता रहेंगे प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। और आज का विषय है मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य का महत्व। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा आप सभी का अन्य प्रतिभागियों का स्वागत एवं हमारे आज के विशेषज्ञ वक्ता प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का स्वागत करने हेतु आमंत्रित करती हूँ साहिबा ठाकुर को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साहिबा ठाकुर आप सभी का मैं इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती इस वक्त निकाला और इस वेबिनार में अपना पार्टिसिपेशन दिया। अब मैं स्वागत करती हूँ प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का, जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सीनियर प्रोफेसर हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी आज के इस वेबिनार में। वो साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में डिसेबिलिटी अफेयर नोबल ऑफिसर भी हैं। वो मेंटल स्टेट वेलफेयर अथॉरिटी के ऑनरेबल मेंबर भी हैं। और अजय श्रीवास्तव सर हमेशा से सोशल इश्यूज पे और समाज सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ये 94 टाइम्स ब्लड डोनेट भी कर चुके हैं। हमेशा से ही सर ने डिसेबिलिटी राइट्स और डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए भी काम किया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी की जो भी सीट्स हैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव सर की देन है। ये सर कभी भी किसी भी सोशल कॉज पे और इश्यूज पे काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। सर एक हमारे लिए इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। हम सब सर से इंस्पिरेशन लेते हैं सोशल इश्यूज पे, सोशल वर्क पे काम करने के लिए। और आप सब तो सर का आपको सबको पता ही है सर क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या नहीं। सर सबसे अच्छा है, सर सबसे एक प्योर सोल है। हमेशा सर सोशल वर्क के लिए, वनरेबल ग्रुप के लिए काम करते हैं। सर की पर्सनालिटी का ये एक स्टार है।
सर इसीलिए सर को एक इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है, बस जो थोड़ा बहुत था वो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी, सर आप आज के वेबिनार को स्टार्ट करें और सर जो भी सर के व्यूज हैं अपना वेबिनार के लिए वो व्यूज दें। थैंक यू। धन्यवाद सवीना जहां और साहिबा ठाकुर। आज का विषय मुझे लगता है कि पिछले विषयों के साथ उसका पूरक भी है और महत्व भी रखता है, क्योंकि हमने ये सीरीज ये सोच करके चलाई थी और चला रहे हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स क्या हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो वो उससे हमें ह्यूमन राइट्स जैसा कि हम कई बार जो है चर्चा कर चुके हैं कि ह्यूमन राइट्स हमारे जो निकलते हैं भारत के संदर्भ में, तो वो ह्यूमन राइट्स हमारे जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और जो भारत के संविधान में शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट थे, बाद में एक को कम कर दिया गया, अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मतलब ब्रॉडली 6 हैं, लेकिन उसके सब सेक्शंस और हैं। तो उनसे हमें मानवाधिकारों को हम निकाल पाते हैं उनमें से, और उसी से हमें फंडामेंटल राइट से या जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, कन्वेंशन है, उससे हमें ताकत मिलती है। तो हमारा जो संविधान जब लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को जब इसकी घोषणा की गई, लागू कर दिया गया, तो उसमें ये माना गया था कि ये ब्रॉडली, मोटे तौर पर ये अधिकार होंगे और उन अधिकारों को कोई उनका उल्लंघन ना कर पाए, इसलिए किया गया। और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि जो कोर्ट के आदेश के अलावा या कोई कानून पारित जो करने के अलावा कोई भी साधारणतः उनको सस्पेंड नहीं कर सकता है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कोई भी नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पीछे कानून की शक्ति ना हो। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सस्पेंड किए जा सकते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं और रद्द भी किए जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो मैं उन फंडामेंटल राइट्स की बात करूंगा संक्षेप में कि जिनको कि कानून के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से स्थगित किया जा सकता है। फिर उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स की डिटेल में आऊंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता हमारा एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम, फ्री मूवमेंट, फ्री लिविंग। लेकिन हम इसको जो है, जब किसी व्यक्ति को किसी कोर्ट के आदेश से किसी कानून के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया जाता है, या उसको अंडर ट्रायल रहते हुए या उसको सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया जाता है, तो उसका फंडामेंटल राइट जो स्वतंत्र रहने का है वो स्थगित हो जाता है। लेकिन वो स्थगित कोई व्यक्ति नहीं करता है, एक कानून के दायरे में रहते हुए कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत उसका फंडामेंटल राइट जो है वो स्थगित हो जाता है। इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये आमतौर पर स्थगित नहीं की जाती है, लेकिन कई बार विषम परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि सांप्रदायिक तनाव होता है या कुछ और ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा कर्टेल किया जाता है, उसमें कटौती की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार सांप्रदायिक तनाव होने पर, दंगे होने पर इंटरनेट वहां पर जो है बंद कर दिया जाता है। तो इंटरनेट हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मिस भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अभी मैं नाम भूल गया, शायद कमला भसीन नाम होगा उनका, जम्मू कश्मीर में जब अभी पिछले सालों में इंटरनेट काफी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्कनेक्ट किया गया था, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट हुई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन
के दायरे में आता है तो उसको भी स्थगित किया जा सकता है, लेकिन समाचार पत्र को बंद कर दिया जाए ऐसा नहीं होता है, लेकिन बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाती है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी तब तक हमारा जीवित रहता है जब तक वो दूसरे के ऊपर जो है उसके राइट्स का उल्लंघन ना करे। जैसे हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन ये बोलने का अधिकार नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को वो अपशब्द लगे, तो उसके सम्मान का जब उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं रहता है, वो अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये हमारे जो हमारे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, उनमें 19 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 19 से 35 तक संवैधानिक जो हमें प्रावधान किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 35 तक में कवर हैं। एक जगह पर 1 2 3 4 करके नहीं दिए गए हैं, अलग अलग भी इसका संदर्भ मिलता है। तो सबसे पहला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। मैं 10-15 मिनट में बात करूंगा, 10 मिनट में, कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा कि हमारी ड्यूटीज के साथ उनका क्या संबंध है और ये ड्यूटीज कहां से आती हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे ये काफी ब्रॉड है, काफी इसका अम्ब्रेला काफी बड़ा है, इस पे हर प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी एकत्र होने की स्वतंत्रता है, अपनी संस्था, संगठन, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी आने जाने या विचरण करने की, जैसे मैंने कहा कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर जेल में होंगे तो स्वतंत्रता हमारी स्थगित हो जाती है। कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी पूरे देश में रहने की स्वतंत्रता है, और कोई भी जीविकोपार्जन यानी कि कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एडॉप्ट करने की स्वतंत्रता है, या कोई भी हम प्रोफेशन या बिजनेस कर सकते हैं। इसमें मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्वतंत्रता ऐसी है जो फंडामेंटल राइट्स जो कि यहाँ पर स्थगित किए गए हैं। जैसे कि जब मैंने कहा कि कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है, तो जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, गैर कृषक हिमाचली हैं या गैर कृषक भारतीय हैं, हिमाचली नहीं है, उनको यहाँ खेती करने का अधिकार स्थगित किया हुआ है और वो कानून के दायरे से है। उसमें उसके लिए जस्टिफिकेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है। जैसे मैं एक बोनाफाइड हिमाचली हूं, लेकिन मैं यहाँ खेती की जमीन नहीं खरीद सकता हूं, और कोई व्यक्ति अगर हिमाचली नहीं है तो वो भी नहीं खरीद सकता है। तो मेरा खेती करने का जो व्यवसाय है, खेती, उसको अपनाने का अधिकार मेरा यहाँ पर मुझे नहीं मिला हुआ है। और इसी तरीके से व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी होती है। तो ये एक है कि जो हमारी जो फ्रीडम्स हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब स्वतंत्रता क्या है हमारी, कि जब तक हमें कोई कोर्ट ऑफ लॉ ये घोषित ना कर दे कि तुम दोषी हो, अपराधी हो, मुझे खुद को निर्दोष मानने का अधिकार है, और समाज को भी ये अधिकार नहीं है कि वो मुझे दोषी ठहराए जब तक कि कोर्ट में केस विचाराधीन है या कोर्ट मेरी दोष सिद्धि नहीं कर देती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम आती है, फ्रीडम ये क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ। ये जो हमारी राइट टू लाइफ है, इसके संरक्षण का अधिकार, प्राण और दैहिक शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि कोई मेरी हत्या नहीं कर सकता है, किसी भी मनुष्य की कोई हत्या नहीं कर सकता है। उसके विरुद्ध यदि कोई हत्या का शक है तो उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार भी है, क्योंकि राइट टू लाइफ है। और राइट टू लाइफ का मतलब है, जैसे कल हमने, अगर समाचार पत्र सारे बच्चे पढ़ते होंगे, तो एक सिद्धू मूसेवाला, ये बहुत हिट सिंगर थे पंजाबी के, कल इनकी हत्या हो गई और इनके ऊपर जो है काफी थ्रेट्स थे, इनको धमकियां मिली हुई थी, और उन धमकियों को लेकर के इन्होंने सरकार के पास शिकायतें की हुई थी, और सरकार ने इनको काफी समय से सुरक्षा दी हुई थी। लेकिन
परसों ही इनकी सुरक्षा हटाई गई और उसी दिन इनकी हत्या हो गई। तो इनको हत्या से बचने के लिए इनको अधिकार था कि वो सुरक्षा लें, लेकिन वो सुरक्षा विथड्रॉ करते ही इनकी हत्या हो गई। फिर शिक्षा का अधिकार। अब देखो, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार हमारा राइट टू एजुकेशन, ये पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, अमेंडमेंट करके इसको मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया। तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार पहला अधिकार है, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के और अधिकार भी आते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि कई मामलों में पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कुछ संगीन मामले होते हैं, उनमें तो गिरफ्तारी होती है। तो इस प्रकार के जो है स्वतंत्रता के अधिकार हैं। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमारे पास मानव और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाउंडेड लेबर, ये और चाइल्ड लेबर, इसके विरुद्ध हमारे पास अधिकार है। यानी कि कोई हमें हमारी मानव तस्करी नहीं कर सकता है, कोई हमारे शारीरिक शोषण नहीं कर सकता है। जहां तक कानून अलाउ करता है वहीं तक ये सारे काम हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते हैं। और चाइल्ड लेबर बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसके लिए भी जो है वो नियम बने हुए हैं। और शारीरिक और मानसिक शोषण के विरुद्ध भी हमारे पास अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है कि हमारा कोई शारीरिक या मानसिक शोषण ना कर सके। फिर इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने, इसकी स्वतंत्रता भी हमें संविधान ने आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दी है। और इसमें, इस स्वतंत्रता में बहुत से कई बार रिस्ट्रिक्शन भी आ जाते हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में रहते हैं वो रिस्ट्रिक्शन। और इसमें एक विशेष तौर पर हम उल्लेख करना चाहेंगे कि जैसे हम में से कोई भी व्यक्ति अगर वो सिख नहीं है तो वो कृपाण या तलवार लेकर के समाज में नहीं चल सकता है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता में, अधिकार में, जो रिलीजन की या किसी पंथ की अनिवार्यता है, उसको मानने का, उसको लेकर के जो है फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो सिख लोग अपनी तलवार या कृपाण लेकर के चल सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के न सिर्फ कर्नाटक बल्कि कुछ अन्य स्थानों पर मुस्लिम महिलाओं में हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर के विवाद चला था, और वो भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, कि हिजाब धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि वो किसी रिलीजन का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। बिना कृपाण के, बिना पगड़ी के, बिना केश के कोई व्यक्ति सिख नहीं हो सकता है, लेकिन बिना हिजाब के कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला मुसलमान हो सकती है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं पूरे विश्व में और भारत में हिजाब नहीं पहनती है, तो अनिवार्य हिस्सा होता अगर, तो वो उसको धारण करती। तो इस प्रकार से उनको अपना रिलीजन मानने का तो राइट है, लेकिन हिजाब पहन करके नौकरी में आना या यूनिवर्सिटी और कॉलेज की यूनिफॉर्म में आना, वो उसकी परमिशन रोकी भी जा सकती है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन आसानी से कर सकता है, ये उसको फंडामेंटल राइट है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए और उसको जो है उसको फैलाने के लिए, उसके प्रचार करने के लिए उसको भी स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ये विशेषकर उन स्कूलों के लिए है जो स्कूल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि जो इंस्टीट्यूशन मुस्लिम्स, सिख, बौद्ध, जैन या कोई क्रिश्चियन लोग चलाते हैं, तो उसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना भी की जा सकती है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
ये 19 आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत है। किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। जैसे अपने रिलीजन को लेकर के, उसके प्रोटेक्शन को लेकर के, उसमें अभिवृद्धि को लेकर के फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को बचाए रखने और उसमें उसके संवरण में, उसकी वृद्धि में योगदान करने का भी अधिकार है। जैसे बहुत सी लिपियां या भाषाएं ऐसी हैं भारत में जो समाप्ति की ओर हैं, लेकिन उनको सरकार द्वारा भी प्रोटेक्शन दिया जाता है और समाज में भी हम संस्थाएं बना करके निजी तौर पर या सरकार की मदद से उनका संरक्षण कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक में कौन आते हैं? आमतौर पर यह भी एक डिबेटेबल इशू होता है कि माइनॉरिटी कौन होता है, क्योंकि इसके लिए संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत में हिंदू समुदाय को छोड़ करके शेष सभी रिलीजन्स के लोग माइनॉरिटी में आते हैं। लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है, नागालैंड है, मेघालय है या पंजाब है, यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक नहीं है। लेकिन क्या वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में आएंगे, इनको माइनॉरिटी के राइट्स मिलेंगे? इसको लेकर के अभी लिटिगेशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और गवर्नमेंट से उसके बारे में जवाब मांगा है। फिर इसके बाद आता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपने, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, चाहे वो कोई ट्राइबल माइनॉरिटी हो, एथनिक माइनॉरिटी हो। माइनॉरिटी का मतलब या अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं होता है। वो किसी बोली की माइनॉरिटी हो सकती है, किसी भाषा की हो सकती है, किसी ट्राइब की हो सकती है और किसी एथनिसिटी की। एथनिसिटी को मैं हिंदी में अभी नहीं शब्द मुझे ध्यान पड़ रहा है, कोई कोई स्पेशल एथनिक ग्रुप है, वो भी एक माइनॉरिटी हो सकता है। तो उसको अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और अपना जो उसका ग्रुप है, जो उसका समुदाय है, जो माइनॉरिटी में आता है, उसको और पुष्ट करने का अधिकार है। फिर इसी तरीके से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आर्टिकल 32 में दिए गए हैं कि जैसे हम कोई संपदा है, कोई हम संपत्ति वगैरह है, उसको लेकर के हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, तो वो एक है। और इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मतलब है कि हम किस प्रकार से संविधान के दायरे में अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। तो अ, इसमें मैं देख रहा हूं जो मैंने रेफरेंस लिए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 से आर्टिकल 32 टू 35 में कहा था कि संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट राइट्स हैं, वो दोज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसमें होता है एक हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस को हम हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। यानी कि इसका इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ करके ले गई, पंजाब में मैंने जब मिलिटेंसी थी उस समय काफी देखा है, पुलिस पकड़ करके ले गई, लेकिन उसके बाद उसको ना तो केस रजिस्टर किया, ना तो उसको हवालात में थाने में रखा, ना उसको जेल भेजा, ना कोर्ट भेजा, तो उसका पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गया। तो या ऐसे मामले में, या कोई कोई लड़का या लड़की अगर अपने घर से निकला और ये शक है कि किसी व्यक्ति ने उसका अपहरण किया होगा और उसके कब्जे में होगा या जबरदस्ती उसकी शादी कर दी गई होगी, तो उसमें कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाली जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, कि जिस व्यक्ति को यदि अवैध कब्जे में या उसको क्या कहते हैं इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा है
उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। हम अक्सर देखते हैं हेबियस कॉर्पस पिटीशन सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट में आती है और उसमें कोर्ट पुलिस को यह आदेश देता है कि उस व्यक्ति को बरामद करके कोर्ट में पेश किया जाए। अब जैसे किसी लड़की ने किसी के साथ शादी करने का इरादा किया और वो घर से चली गई। अभी पिछले दिनों भी एक केस ऐसा आया था और उसके उसकी फैमिली वालों को ये डाउट है कि वो लड़का इसको लेकर के चला गया है कहीं, लेकिन ये पता नहीं है कि उनका क्या हुआ, शक है उसके ऊपर। तो पुलिस को नोटिस इशू करेगा, आदेश देगा कोर्ट कि उस लड़की को बरामद करके कोर्ट में पेश करो। जब वो लड़की कोर्ट में आती है तो कोर्ट में जज उसके सामने पूछेगा कि क्या तुमको इन्होंने अवैध हिरासत में रखा या तुम अपनी मर्जी से गई थी और तुम्हारा वैवाहिक स्टेटस क्या है। तो यदि वो जो है उसको उसको उसकी मर्जी के खिलाफ भेजा गया है तो उसको कोर्ट उसकी फैमिली के साथ रिस्टोर कर देगा, मिला देगा। अगर अपनी मर्जी से वो गई है और शादी करने के इरादे से गई है और माता पिता से दुखी होकर के गई है तो कोर्ट उससे पूछेगा कि तुम नाबालिग हो और अगर वो नाबालिग है तो तुम कहां जाना चाहती हो। तो वो अगर अपने माता पिता से दुखी है, प्रताड़ित है तो वो माता पिता के साथ जाने से मना कर देगी और नाबालिग होने की वजह से उस लड़के के साथ भी नहीं भेजा जा सकता है, तो उसको किसी नारी सेवा सदन वगैरह में भेजा जा सकता है। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। और अगर वो कहती है कि मुझे इससे शादी करनी है, मैं बालिग हूं और या मैंने शादी कर ली है, तो माता पिता का दावा खारिज हो जाता है और वो अपने जिसके साथ वो जाना चाहती है, मैरिड और अनमैरिड ये विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बालिग है वो किसी के साथ भी जा सकता है, किसी के साथ भी रह सकता है। उसमें मैरिज करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। फिर एक होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। परमादेश ऐसा होता है कि विशेष परिस्थितियों में जब कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, कि कोई कोई पब्लिक सर्वेंट का मतलब है कोई ऑफिस, उसके ऑफिस होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस, और वो अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। यानी कि उस वो किसी पोस्ट पर है लेकिन अपने कानूनी और संवैधानिक उसका पालन नहीं कर रहा है जो उसके उसकी ड्यूटीज हैं, और इससे बहुत से लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। तो कोर्ट उसके उस फंक्शन करने पर, उस पोस्ट पर रहने पर मैंडेमस इशू कर देता है, परमादेश जारी कर देता है, और तब तक कि उस केस का निपटारा ना हो जाए वो अपने पद को होल्ड नहीं कर सकता है। ये ये जो है मैं बता रहा हूं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे बंदी के मामले में संवैधानिक उपचार कि माता पिता या कोई भी व्यक्ति जिसका कोई व्यक्ति गायब हो गया है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है, क्योंकि उसका संवैधानिक उपचार दिया है कोई व्यक्ति अगर आपके घर का गायब हो जाए। यदि किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई व्यक्ति इलीगली अपॉइंट कर दिया गया है, चाहे वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, चाहे वाइस चांसलर है, और उससे स्टूडेंट्स के राइट्स, लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो कोर्ट उसको उस पद से हटा सकता है। इसमें क्योंकि उस बच्चे को राइट है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को एक्सरसाइज करे और कोर्ट जाए। ऐसा बहुत से स्थानों पर हुआ है। फिर निषेधाज्ञा लागू करना। निषेधाज्ञा क्या होती है? जैसे हम कहते हैं कि भाई वहां तो सेक्शन 144 लग गया, 144 लग गई, या वहां पर जो है वो लग गया, कर्फ्यू लग गया। तो इसमें इस ये निषेधाज्ञा जो है ये लगाने का अधिकार आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कोर्ट की, तो निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपरी अदालतें उसे ऐसा कर, यानी कि जो लोअर कोर्ट है उसके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन, उसको उस केस को सुनने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है सुपीरियर कोर्ट। जैसे लोअर कोर्ट है वो जो है जैसे मान लिया सब जज, सीनियर जज की कोर्ट है, उससे ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो कोई भी कोर्ट अपने नीचे की कोर्ट पर जो है सुनवाई करने के लिए रोक लगा सकती है।
फिर एक को वारंटो होता है, को वारंटो, QUOWARRNTO। इसको हिंदी में बड़ा मुश्किल शब्द है, हम समझ तो सकते हैं। अधिकार अधिकार परीक्षा, प्रा में जैसे प्रश्न होता है उसके नीचे वाला रा लगा के अधिकार परीक्षा। जब अदालत को लगता है कि ये इससे मिलता जुलता है, जो मैंने इसको परमादेश बताया उससे मिलता जुलता है, कि कोई व्यक्ति इलीगली कोई पोस्ट ऑक्युपाई करता है तो उस पर उसको रोक लगा देती है उसके काम करने पर। फिर यदि इसके बाद आता है, यदि कोई व्यक्ति या कोई कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई काम करता है तो उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसको कि हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। मोटे तौर पर हम सब इसके बारे में जानते हैं और इसी में एक स्थान पर जो है, जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं तो उसमें राइट टू वोट भी आता है और कई चीजें आती हैं, राइट टू लिव विद डिग्निटी, बहुत सी ऐसी और चीजें आती हैं। लेकिन ये हमें फंडामेंटल राइट्स तो हम बचपन से पढ़ते सुनते रहे हैं। लेकिन हम आते हैं ड्यूटीज पर। ड्यूटीज के बारे में आमतौर पर हमारे यहाँ समाज में चर्चा नहीं होती है। संविधान सभा में इसको लेकर के चर्चा हुई थी। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको लेकर के काफी चिंतित थी, तो उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की। लेकिन उस समय ये पाया गया, उस समय उनको लगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि भारतीय समाज इस प्रकार का आजादी के आंदोलन से निकला हुआ समाज है। उसको ड्यूटीज अपनी पता है, क्योंकि उस समाज ने अपना नैतिक कर्तव्य समझ करके आजादी की लड़ाई लड़ी और उसको हासिल किया। तो ड्यूटीज बताने की जरूरत नहीं है कि माता-पिता की सेवा करो, बच्चों को स्कूल भेजो या इस प्रकार के और जो हम सामान्य तौर पर ड्यूटीज समझते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 1975 में हम में से काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे कि एक ऐसी परिस्थिति आई थी, उसमें मैं नहीं उसके डिटेल में जाऊँगा, कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी। ये इंटरनल इमरजेंसी मतलब इंटरनल थ्रेट की वजह से, कि देश की सरकार को, स्वतंत्रता को, संप्रभुता को भारत की अंदरूनी शक्तियों से खतरा है। तो जब जब 24-25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई, तो काफ़ी चीज़ें उसमें काफ़ी हमारे सारे फंडामेंटल राइट टू लाइफ को भी सस्पेंड कर रहे थे, लेकिन वो नहीं सस्पेंड हो पाया था। बाकी सारे राइट्स हमारे ऑलमोस्ट सारे राइट्स सस्पेंड हो गए थे। तो उस समय ये माना गया कि लोग अपनी ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, तो सरकार ने उस समय एक सरदार स्वर्ण सिंह थे। सरदार स्वर्ण सिंह भारत के बहुत वरिष्ठ एक राजनेता थे कांग्रेस के, और कई विभागों के मंत्री रहे। विदेश मंत्री के तौर पर सरदार स्वर्ण सिंह ने बहुत अच्छा काम किया। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई कि हमें समाज को फंडामेंटल ड्यूटीज भी बतानी चाहिए, क्योंकि लोग अपना कर्तव्य ठीक से नहीं पालन करते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से प्रोविजन सस्पेंड कर दिए गए थे, स्थगित कर दिए गए थे, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जोड़ दी गई। और मूल रूप से इसमें 10 ड्यूटीज जोड़ी थी, 10 कर्तव्य जोड़े थे। लेकिन 2002 में एक इसमें फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी गई, जिसमें माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चे को अपने स्कूल भेजें। इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट तो नहीं है, ये बिल्कुल नहीं था। ये फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ा गया। और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में अभी मैं बताऊंगा कि ये जो ड्यूटीज हैं, ये हमारी मॉरल ड्यूटीज हैं। आम तौर पर साधारणतया किसी एक्सेप्शन को छोड़ दें तो इनको लेकर के कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है, कोई केस दर्ज नहीं हो सकता है। ये समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए बनाए हुए नियम हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल ड्यूटीज कहा। तो क्योंकि इसमें इसका उद्देश्य ये था
कि नागरिकों को नैतिक रूप से भी बहुत ऊंचाई पर रहना चाहिए, अपने को ऊंचाई पर रखना चाहिए और देश, समाज, परिवार, अपना कल्चर, पर्यावरण, इन सबको संरक्षित रखने के लिए अपनी ड्यूटी निभाते रहना चाहिए। तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में सबसे पहली ड्यूटी आती है, फर्स्ट ड्यूटी आती है कि सभी भारतीय नागरिक संविधान का आदर सम्मान करें और उसको ही सर्वमान्य मानकर उसका पालन करें। इसके साथ ही तिरंगा व राष्ट्रगान का आदर और सम्मान करना। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ड्यूटीज जो है आमतौर पर हमारे लिए कोई उसका पालन न करना आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम तिरंगे का या राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो केस रजिस्टर हो सकता है। साधारण परिस्थिति में ड्यूटीज जो है वो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस या कोई कोई मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग अट्रैक्ट नहीं करती हैं। लेकिन यदि राष्ट्रगान और तिरंगे का अपमान हो या कहीं कोई संविधान को जलाए या फाड़े तो उस पर केस रजिस्टर हो सकता है। फिर अगली ड्यूटी आती है जिन गौरवपूर्ण व्यक्तियों ने कार्यों में हमें जिनके कामों ने हमें आजादी दी, जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई और अपना बलिदान दिया, उनका सम्मान करना। इसमें सारे महापुरुष हमारे ऐसे हैं। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम आजादी के जो नायक थे स्वतंत्रता संग्राम के, उनको याद रखें, उनका सम्मान करें। ये किसी भी जिंदा राष्ट्र के लिए, किसी भी जीवंत राष्ट्र के लिए जरूरी है। फिर राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना और उसका आदर और गौरवपूर्ण सम्मान करना, ये सब हम करते भी हैं और जानते भी हैं। राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्श मूल्यों की रक्षा करना। हमारा एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र की कुछ वैल्यूज हैं, उनको डिफाइन तो नहीं किया गया है लेकिन हम सब समझते हैं। तो उसको जो है जो प्रोटेक्ट करना। फिर भारतीय संस्कृति का संरक्षण और उसे बढ़ावा देना, ये भी हम सारे समझते हैं कि हमारा कल्चर क्या है और उसको हमें और ज्यादा समृद्ध बनाना है। फिर प्रत्येक नागरिक को एक समान आदर और सम्मान देना और उसको प्राप्त अधिकारों का सम्मान करना। अब जैसे हमें जो अधिकार प्राप्त हैं उसका कोई उल्लंघन करता है, हमें चैन से सोने का अधिकार है, रात में चैन से सोने का अधिकार है। लेकिन कहीं पर जागरण हो रहा है, कहीं पर शादी में डीजे बज रहा है, तो हमारे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसमें मॉरल ड्यूटी है हमारी कि उसका सम्मान करें। जब उसका सम्मान सुनिश्चित नहीं हो पाया तो उसके खिलाफ कानून भी बने। फिर प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना और उसकी वृद्धि हेतु प्रयास करना। प्राकृतिक संपदा हमारे जंगल हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी है। प्राकृतिक संपदा में हमारे नदियां, पहाड़, जंगल, हमारे मिनरल्स, हमारी रेत और हमारी जितनी और संपदाएं हैं इनसे जुड़ी हुई, जिसमें कि हमारा हमारा इन्वायरमेंट आता है। इन्वायरमेंट में बहुत सी ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो खतरे में हैं, उनको भी संरक्षित करना है। तो ये भी। फिर वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना और राष्ट्र के विकास हेतु नवीन ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना। वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब कोई कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया, उसको दिखाई कम पड़ता है, सुनाई कम पड़ता है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या कोई और है, तो आमतौर पर दृष्टिकोण हमारे खास करके हिमाचल में क्या होता है कि इसको कोई ऊपरी हवा लग गई है, कोई प्रेत बाधा हो गई है। तो हम हमेशा कहते हैं कि इसकी बजाय आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो और डॉक्टर के पास जाओ। फिर भारतीय सार्वजनिक संपत्ति की हर परिस्थिति में रक्षा करना और उसे हानि ना पहुंचाना। हम देखते हैं कि रोज प्रदर्शन होते हैं, सरकारी बसों, दफ्तरों, इमारतों, रेल, उसमें आग लगा दी जाती है। तो लोगों को ड्यूटीज समझाने के लिए कहा गया है कि भाई सार्वजनिक संपत्ति आपकी है और राष्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना। जो कुछ हम कर रहे हैं, जो उमंग फाउंडेशन कर रहा है, उमंग फाउंडेशन से जुड़ी हुई हमारी जितनी यूथ की टीम है, ये 10वें नंबर को, बाकी नंबरों को भी हम करते हैं, है ना, बाकी जितने हैं हमारी ड्यूटीज, लेकिन इसको विशेष रूप से कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें राष्ट्र का विकास जुड़ा है, इसमें हमें अपना योगदान देना है। और फिर 11वां जो जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था, 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी 42nd अमेंडमेंट से,
कि प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक निशुल्क शिक्षा जो है प्रदान करवाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट तो उसके बाद आया, लेकिन ये ड्यूटी में डाल दिया गया था कि इसको जो है हर किसी की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे। लेकिन हम देखते हैं कि हम भारतीय नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों के प्रति बहुसंख्यक का मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं है, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी इन ड्यूटीज को आमतौर पर इग्नोर करती है और उनका पालन नहीं करती है। जब इग्नोर करती है और पालन नहीं करती है तो उसके विरुद्ध कानून बनते हैं। जैसे 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ड्यूटी निर्धारित की गई, लेकिन जब लोगों ने नहीं भेजना शुरू किया तो उसके लिए कानून बना जिसमें कि 6 से 14 साल तक के बच्चे और जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनमें कि स्टूडेंट विद चाइल्ड विद डिसेबिलिटी भी शामिल है, उनको जो है वो स्कूल भेजने के लिए जो है कानून बना और वो हमारे फंडामेंटल राइट में ऐड हो गया। जो मैंने फंडामेंटल राइट बताए थे कि शुरू में 7 होते थे, फिर बाद में एक राइट उसमें से घटा दिया गया था। वो राइट जिसको घटाया गया था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति हासिल करने का हमारे पास अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। हम संपत्ति अर्जित करते हैं, लेकिन सरकार यदि चाहे तो जनहित के काम में हमसे हमारी पूरी संपत्ति एक्वायर कर सकती है। जैसे कि कई बार लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसमें मकान भी हो सकते हैं, दुकान भी हो सकती है, सड़क बनानी है, कोई भी मंदिर गुरुद्वारा कुछ भी हो सकता है। तो संपत्ति का अधिकार हमारा अब फंडामेंटल अधिकार नहीं है। इसमें मैं ये इस बात में अभी समय भी अभी थोड़ा सा हमारे पास कम है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स का अपना महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट्स। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए होते तो समाज में नैतिकता की जितनी गिरावट आई है वो गिरावट हमें कहीं का नहीं रखती, जीने नहीं देती और पूरे समाज में अराजकता हो जाती, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते और फंडामेंटल राइट्स में ही हमें जो है रेमेडियल मेजर्स जो उसकी रेमेडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, जो हमारे सामने जो संवैधानिक उपचार हैं, उपाय हैं, उनके संरक्षण के वो भी नहीं होते तो हम एक अराजक समाज का हिस्सा बनते। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स तो उसमें रखे थे, ड्यूटीज इसलिए नहीं रखी थी कि ड्यूटीज हमें आमतौर पर पता ही होती हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही एक अच्छा समाज पूरी दुनिया में माना जाता था। हालांकि ये शायद उनकी सोचने के उन्होंने भारतीय समाज के बारे में कुछ ज्यादा ही बेहतर सोच लिया। जैसे कि हमारे समाज में सेकुलर शब्द नहीं शामिल किया गया, क्योंकि हमारे समाज को मुख्यतः जो कौन सा समाज है, हमारा मुख्य धारा का हिंदू समाज है। हिंदू समाज को आमतौर पर पूरा विश्व मानता है कि सबसे सहिष्णु, मोस्ट टॉलरेंट समाज है और इसको सेकुलरिज्म सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरे सभी पंथों, उपपंथों, संप्रदायों, मजहबों, रिलीजनों का ये सम्मान करता है। लेकिन 1976 में इमरजेंसी के टाइम में इसको भी एक ऑर्डिनेंस ला करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया कि सेकुलरिज्म भी हमारा जो है वो एक पार्ट है हमारे संविधान का, जबकि पहले नहीं था। तो अब देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि जो हमारे हमें 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 समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को आदर और सम्मान से देखना चाहिए, उसके प्राप्त अधिकारों को, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और जैसे हम सड़क के ऊपर कोई भी व्यक्ति ऐसा देखते हैं जो बेसहारा है, तो
उसके और हम उसको देख करके निकल जाते हैं, हम उसके पास रुकते नहीं है। हो सकता है ठंड का समय हो, उसको किसी कंबल की आवश्यकता हो सकता है कि वो कोई बेसहारा हमारी माता बहन हो, जिसको कि सेफ शेल्टर की जरूरत हो, कहीं वो खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है ऐसा कोई बुजुर्ग हो जिसकी मनोदशा ठीक नहीं हो और वो घर से भटक करके आ गया हो, तो हमें रुकना चाहिए। अब ये काम हमारे बच्चे, सारे लोग जितने हमारे साथ आज भी जुड़े हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ करके नहीं सीखते हैं, ये तो सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए है। ये हमें परिवार से, समाज से, टीचर्स से, माता पिता से ये चीजें हम सीख लेते हैं। तो यदि हम रुकेंगे तो हम उसकी समस्या को समझेंगे, उसको उसको रिस्पेक्ट देंगे और उसके उसके राइट्स को भी हम रिस्पेक्ट देंगे। जब हम उसके राइट्स को रिस्पेक्ट देंगे तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे और उसके राइट्स फुलफिल हो जाएंगे। अभी पिछले दिनों जब काफी ओले और बारिश थे 3 हफ्ते पहले, सवीना जहां और यश ठाकुर बाईपास रोड से निकल रहे थे टूटी कंडी और बैरियर के बीच में। इन्होंने बहुत खराब हालत में एक किसी व्यक्ति को देखा जो ओले और बारिश में भीगा हुआ था। इन्होंने तुरंत इंटरवीन किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया और जिस प्रकार से भी इन्होंने उसको संरक्षण करने की कोशिश की। पुलिस ने उसकी उसको जो है जो अपनी कस्टडी में तो लिया, लेकिन उसको रैन बसेरे में छोड़ा है ऑकलैंड टनल के पास। लेकिन अगले दिन फिर जब एसपी से बात की गई तो एसपी ने ऑर्डर पास की और मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत उसको 12 मई तक के लिए आईजीएमसी में रखा और 12 मई को ऑर्डर हो गए, वो मेंटल हॉस्पिटल चला गया, स्टेट मेंटल हॉस्पिटल। तो सवीना और यश ठाकुर ने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी पूरी की, लेकिन उससे जिस व्यक्ति को अपने, और वो व्यक्ति मनोरोगी था, उसके सारे फंडामेंटल राइट्स पूरे होने की शुरुआत हो गई। तो पुलिस ने अपनी अपनी ड्यूटी नहीं की। पुलिस ने फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या, लीगल ड्यूटी भी नहीं की। उसको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में उसको प्रोटेक्शन में लेकर के और उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना उस कानून के तहत, फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना, ये ड्यूटी पुलिस ने नहीं की। लेकिन सवीना और यश की फंडामेंटल ड्यूटीज, बिना पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटीज, अपना नैतिक कर्तव्य समझ करके इन्होंने किया और पुलिस को भी मजबूर किया कि वो अपनी लीगल ड्यूटी पूरी करे। और पुलिस की लीगल ड्यूटी पूरी करना, इनकी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी करना, एक बेसहारा मनोरोगी के फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हो गया। अगर वो राइट्स राइट्स चिल्लाता रहे तो उसके राइट्स पूरे नहीं होंगे जब तक समाज, सरकार और व्यक्ति अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करेंगे। कई बार हम देखते हैं कि हमें हमारे सामने पेड़ काटे जा रहे होते हैं और हम चुपचाप निकल जाते हैं, पता भी नहीं करते हैं कि पेड़ कानूनी रूप से काटना यहाँ पर उसकी स्वीकृति है या नहीं है। सोचते हमें क्यों पंगे में पड़ना, जबकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कहती हैं कि प्राकृतिक जो हमारी संपदा है उसका संरक्षण करना। कहीं पर कोई व्यक्ति ऐसे किसी पशु पक्षी को पकड़ करके ले जा रहा है जो कि जिसका खरीदना, बेचना, उसको उसकी जो है जैसे क्या कहते हैं एग्जीबिशन लगाना, इसके ऊपर पाबंदी है, बैन है। तो अगर हम देखते हैं तो हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़ा राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो नेशन के भी तो अपने राइट्स हैं जो कहीं पर भी वर्णित नहीं है, ना संविधान में वर्णित है, ना ड्यूटीज में, और ना फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंडिविजुअल की ड्यूटीज हैं, जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑफ द नेशन भी प्रोटेक्ट होते हैं। हमारी प्रकृति को भी तो जीवित रहने का अधिकार है, हमारी नदियों को, हमारी पशु पक्षियों को, इनको भी तो राइट है। अभी पिछले दिनों जब मेरा लेक्चर था कि प्राचीन भारतीय परंपरा में मानवाधिकार, उसमें मैंने ये बताया था कि भारतीय मनीषियों ने, ऋषियों ने न सिर्फ मानवाधिकारों की बात की, बल्कि नदी, जीव जंतु, वायु, अग्नि, इन सबके अधिकारों की भी बात की थी। उसमें जंगल और जमीन भी आ गए थे। तो ये हम जब देखते हैं तो हम अपने फंडामेंटल ड्यूटी जब पूरी करते हैं तो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स अपने आप फुलफिल हो जाते हैं। और अगर मेरे ड्यूटी करने से नहीं होते हैं
गवर्नमेंट को अपनी लीगल ड्यूटी पूरी करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। हम उन उपायों का पालन करके सरकार को और सरकार की एजेंसियों को बाध्य कर सकते हैं कि वो अपनी जो लीगल ड्यूटी है उसको पूरा करें। जैसे मैंने उदाहरण दिया वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना और राष्ट्र के विकास हेतु नवीन ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना। अब वैज्ञानिक मानदंड अगर हम अपनाएंगे तो बहुत से अंधविश्वास समाज के जो है वो दूर किए जा सकते हैं। बहुत से ऐसे हम समाज में देखते हैं कि साइंटिफिक जो टेम्परामेंट नहीं होने से हम पिछड़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच उसी एक दायरे में रहती है कि जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ कहती है, अगर वैज्ञानिक मापदंड ना अपनाएं तो हम देखते हैं कि बाइबल और कुरान में लिखा है कि धरती चपटी होती है। अभी मैं 3-4 हफ्ते पहले एक वीडियो देख रहा था पाकिस्तान का, उसमें मौलाना साहब एक मदरसे में बैठ करके पढ़ा रहे थे कि धरती चपटी होती है क्योंकि वो हमारी कुरान शरीफ में है। तो एक बच्चे ने कहा, उसमें ये बिल्कुल फैक्ट है, एक बच्चे उस वीडियो में, और वो बड़ा फनी वीडियो बन गया था क्योंकि वो काफी वायरल हुआ। उसमें वो बच्चा कह रहा है कि हमने तो ये पढ़ा है साइंस में कि धरती गोल होती है। तो बोले साइंस को क्या पता, साइंसदानों को यानी साइंटिस्ट को क्या पता, ये कुरान में अल्लाह का फरमान है जिसको मोहम्मद और रसूल ने दुनिया तक पहुंचाया है, तो वो गलत नहीं हो सकता है। बाकी ये जो इंसान है इनकी बनाई साइंस गलत हो सकती है। तो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, हम किसी भी ऐसी बात को बिल्कुल मत माने जो कि साइंटिफिकली जो है वो गलत प्रूव हो चुकी है। बिल्कुल गलत, ये प्रूव हो चुका है कि धरती चपटी नहीं है, और धरती चपटी जो मानते हैं इसका मतलब है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में वो वर्ग विशेष तरक्की नहीं कर सकता है। राष्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्यों में पेड़ लगाना, किसी दूसरे बच्चे को जो है पढ़ाई में हेल्प करना, अंडर प्रिविलेज, जैसे हम उमंग फाउंडेशन की ओर से देखते हैं कि हम सारे लोग मिल करके क्या काम करते हैं। कहीं पर अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी मिलता है जिसको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, वो दिक्कत उसकी पढ़ाई की ही नहीं अन्य किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो हम अपनी बिना कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज देखे और पढ़े हुए हम उसके साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो इंडिविजुअल आज कहीं परेशान है, लेकिन अगर हम उसके साथ अपनी फंडामेंटल ड्यूटी पूरी करते हैं तो वो नेशनल असेट बन सकता है, वो राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। तो इस तरीके से, और जैसे हम जब देखते हैं कि हमारी देशभक्ति हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, हमारा नैसर्गिक स्वभाव है कि हम देशभक्त हों। हालांकि देश में बहुत से लोगों का ऐसा एक वर्ग है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के भी नारे लगाते हैं, जो लोग कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी उसके लिए 12-1 बजे रात में कोर्ट खुलवाया, और ये कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल यानी आतंकवादियों को मारने वाला सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। इसलिए हमारे समाज का एक विशेष विचारधारा का वर्ग शर्मिंदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अफजल का कातिल है, आतंकवादी देशद्रोही का, और वो सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि देशभक्ति और संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रगान और तिरंगा, इसका सम्मान करना, इसमें कहीं पर भी अगर हमें लगता है तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। और जैसे हमें समाज के लिए, अब जैसे मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूं, विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, सरकार से मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन अक्सर मैं बहुत से ऐसे विषय जिनको लगता है कि सरकार या हमारा विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थाएं, सरकारी विभाग गलत कर रहे हैं, तो मैं इस फंडामेंटल ड्यूटी से शक्ति एकत्र करके जो है उसके विरुद्ध बोलता हूं, और डट करके बोलता हूं, और आवश्यकता पड़ती है तो कोर्ट भी जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए, हमारे संविधान की रक्षा के लिए, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। संविधान की शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री।
हमने बिना शपथ लिए भी फंडामेंटल ड्यूटी अगर पढ़ी है, तो बिना शपथ लिए भी ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम गलत को गलत कहें और सरकार को भी उस बारे में जागरूक करें या चेतावनी दें कि सरकार गलत कर रही है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी हमें संविधान ने दी है। अब समय ज्यादा हो चुका है, मैं चाहूंगा कि कुछ बच्चों के मन में यदि कोई प्रश्न है, तो उसका उत्तर भी मैं देने का प्रयास करूंगा। जी, धन्यवाद सर। मैं दीक्षा वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान विषय की छात्रा हूँ और इस पावन बेला पर मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का महत्व विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करी। काफी ज्ञानवर्धक सत्र रहा। हमने जाना कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मौलिक अधिकारों को 6 विभागों में विभाजित किया गया है। वे इस प्रकार हैं: स्वतंत्रता का अधिकार, तथा हमने जाना कि इन अधिकारों में कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो स्थगित किए जाते हैं, जैसे कि शिमला में हमने जाना कि खेती करने का व्यवसाय स्थगित किया गया है। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका उल्लेख आर्टिकल 25 टू 28 में किया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा का संबंध अधिकार आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिनके इसके अतिरिक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि ही कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज द ओनली राइट दैट मेक्स द रेस्ट ऑफ द राइट्स इफेक्टिव। इसी के साथ हमने परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, अधिकार पृष्ठा जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी जाना। फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो शपथ लेते हैं, बल्कि हर एक उस नागरिक के लिए है जो एक जागरूक नागरिक है और देश की भलाई के लिए अपना योगदान देना चाहता है। धन्यवाद सर। इसी के क्रम में मैं अब प्रश्नोत्तरी का जो सत्र है वो आगे बढ़ाना चाहूंगी और हमारे कुछ श्रोतागणों का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं सवीना दी का। ये कहती हैं आपका विषय संबंधित सर, उपाधियों की समाप्ति एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 18 के तहत, कृपया स्पष्ट करें। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मैं प्रश्न एक बार फिर बोलती हूँ। उपाधियों की समाप्ति एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 18 के तहत, सर कृपया स्पष्ट करें। उपाधियों की समाप्ति, उपाधियां जो हम देखते हैं पहले कि जब हम गुलाम थे तो बहुत से लोगों को सरकार जो है उपाधि देती थी, नाइटहुड की, जैसे सर की उपाधि है। फिर इसके अलावा और भी बहुत सी उपाधियां थी, जैसे कोई सिख है और अंग्रेजों का पिट्ठू है तो उसको सरदार बहादुर की, मुस्लिम्स हैं तो खान बहादुर की, हिंदू हैं तो राय बहादुर की। आजादी के बाद इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ उपाधियां यहाँ पर शुरू की गईं। वो उपाधियां कौन सी हैं? वो भारत रत्न है, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस प्रकार की उपाधियां शुरू की गईं। लेकिन ये उपाधियां प्राप्त करने वाला व्यक्ति इनको अपने नाम के साथ जोड़ नहीं सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाए, जैसे सचिन तेंदुलकर या ये क्या नाम, लता मंगेशकर, है ना, या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो ये अपने नाम के आगे भारत रत्न, जैसे सर तेज बहादुर सप्रू, सर माउंटबेटन, सर रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे सर लगाया करते थे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लगा सकते हैं।
उसके नीचे लिख सकते हैं भारत रत्न से सम्मानित, लेकिन उपाधि जो है अपने नाम के साथ टाइटल जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक विदेश से कोई भी सम्मान तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक कि भारत सरकार उससे उसको अनुमति ना मिल जाए, किसी भी तरीके का टाइटल। जैसे कि भारत सरकार ये दूसरे जैसे जैसे भारत सरकार भी बहुत से विदेशियों को भारत रत्न और क्या कहते हैं और जो दूसरे सम्मान हैं, ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये विदेशी नागरिकों के लिए भी खुले होते हैं। तो ऐसे ही अन्य सम्मान जो विदेशों से मिलते हैं उसको कोई भी भारतीय नागरिक तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, जब तक कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से उसकी अनुमति ना ली जा सके, ना ली जाए। तो इस प्रकार से बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उपाधियां भारत में समाप्त कर दी गई हैं। अगर मुझे लगता है सवीना इससे क्लैरिटी है, नहीं तो इसमें तुम कुछ और पूरक प्रश्न भी कर सकती हो। मुझे लगता है कि जहां तक मैं तुम्हारा प्रश्न समझ पाया हूं उसमें उपाधियों की समाप्ति से यही अर्थ है। और जैसे जो उपाधियां भारत रत्न या जो क्या कहते हैं पद्म सम्मान के अलावा है, उसमें नाम से पहले वो उपाधियां नहीं लग सकती हैं, वो नाम के बाद लगाई जा सकती हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को जो है कोई सैनिक है, उसको जो है परमवीर चक्र मिला। तो जैसे हमारे यहाँ के संजय कुमार थे, तो संजय कुमार परमवीर संजय कुमार उनको वो स्वयं नहीं लिख सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति लिखता है, या लेटर हेड पे या विजिटिंग कार्ड पे भी नहीं लिख सकते हैं, उसके नीचे लिख सकते हैं कि परमवीर चक्र से सम्मानित, इस प्रकार से। जी सर। एक विमल जाटव जी का प्रश्न है कि इस विषय पर रिसर्च की क्या संभावना है? बहुत संभावनाएं हैं विमल। इसमें रिसर्च को लेकर के मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को लेकर के समाज में मौलिक अधिकारों का मुझे लगता है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बजाय हम ह्यूमन राइट्स इसका दायरा जब बढ़ाते हैं तो मानवाधिकार तक ले जाएं, और एक पर्टिकुलर स्टेट ले सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया जोन ले सकते हैं। उनमें उसमें जो है जो हमारे फंडामेंटल या हमारे ह्यूमन राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं, इसको लेकर के एक अच्छी रिसर्च हो सकती है, क्योंकि इन दोनों को कोरिलेट करके काम, मुझे लगता है, हालांकि मैंने सर्च नहीं किया है, इनको कोरिलेट करके बहुत कम काम हुआ होगा। हम हमेशा देखते हैं समाज सिर्फ राइट्स की बात करता है, राइट्स के साथ उसका पूरक जो है वो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, उसका पालन नहीं होता है। तो इसको लेकर के अगर आईसीएसएसआर या दूसरे जगह अगर हम पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करें तो रिसर्च के जो है प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। जी सर। एक अच्छा विषय है रिसर्च के लिए। जी सर। इसी के साथ एक आखिरी प्रश्न दीक्षा कुमारी जी का है। वे पूछती हैं, संविधान में मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार दिया गया है, परंतु फिर भी कई क्षेत्रों में जैसे स्कूल, गांव इत्यादि में भेदभाव किया जाता है। ऐसा क्यों है, कृपया बताएं। देखिए, समानता का मतलब है कि दो व्यक्तियों या दो शहरों या दो गांवों में समानता नहीं है। दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं, है ना? दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं, दो गांव समान नहीं हो सकते हैं, उनके लिए दूसरे अधिकारों के इस्तेमाल की आवश्यकता है, क्योंकि गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल में सारे टीचर्स हैं, पास के गांव में स्कूल में टीचर्स नहीं है, तो समानता के अधिकार में हम उसको नहीं ले सकते हैं। उन बच्चों के मौलिक अधिकार को ले सकते हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन उनका राइट है, इसको ले सकते हैं। समानता का अधिकार का जो मोटे तौर पर इसमें अर्थ निकलता है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता। कानून के सामने समानता का मतलब है कि एक बड़े नेताजी को अरेस्ट किया जाए तो उनको
जेल में चाय समोसे पकौड़े इमरती जलेबी खिलाई जाए और दूसरे को डंडे मारे जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। या एक व्यक्ति को आसानी से जमानत मिल जाए उसी अपराध में और दूसरे व्यक्ति को जो है जमानत देने से कोर्ट इनकार कर ले, जबकि दोनों एक ही केस में थे, एक ही जैसे थे, एक ही जैसे आरोप है, क्योंकि कानून की दृष्टि में दोनों समान हैं। तो समानता का जो अर्थ आपने लिया है, वो अर्थ वो बिल्कुल उसकी तुलना सही नहीं है। समानता का अर्थ दो गांवों, दो स्कूलों, दो व्यक्तियों, इसमें इसके अर्थ में नहीं लिया जा सकता है। जी सर। सर अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि प्लीज स्पेसिफाई रिगार्डिंग राइट टू प्राइवेसी। हाँ, राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत कवर होता है। हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्राइवेसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने इस्टेब्लिश किया कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है या हमारा ह्यूमन राइट है। बहुत सी तरीके की गोपनीयता होती है। एक तो गवर्नमेंट के पास भी राइट टू प्राइवेसी होता है। गवर्नमेंट के पास राइट टू दो तरीके हैं, एक गवर्नमेंट के पास होता है और एक हमारे सिटीजन्स के पास होता है। राइट टू प्राइवेसी में गवर्नमेंट ने पहले बहुत बड़ा कब्जा किया हुआ था, क्योंकि वो हर चीज को छिपा करके रखती थी, जिसको कि तोड़ने का काम किया आरटीआई एक्ट ने। आरटीआई एक्ट 2005 ने, जो गवर्नमेंट का राइट टू प्राइवेसी था कि नहीं ये हमारे गोपनीयता का अधिकार है और इस हम आपको ये चीज नहीं बता सकते क्योंकि ये हम सरकार हैं, आपको क्या लेना देना इससे। तो लेकिन फिर भी उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अभी भी नहीं आती है, जैसे कि हमारी डिफेंस की चीजें, हमारे आर्मी आर्म्स एम्युनिशन फौज, उसका मूवमेंट, उसकी तैनाती, ये हमारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, वर्गीकृत इंफॉर्मेशन। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सीक्रेसी का पार्ट होती हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। और इसके अलावा कोर्ट में काफी चीजें ओपन हो गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें कोर्ट की जो है वो उसमें क्या कहते हैं प्राइवेसी में आती है। वो चीजें ऐसी हैं कि क्या जजमेंट कोर्ट ने लिखा, जब तक वो जजमेंट कोर्ट में प्रोनाउंस ना हो जाए और उसको रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट अलाउ ना कर दे, तब तक वो गोपनीय है। एक तो ये सरकारी स्तर पर गोपनीयता। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री जब शपथ लेते हैं तो वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, खाली पद की शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो गोपनीय रखी जानी आवश्यक होती हैं, क्योंकि समाज और राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक जो है ताना बाना, लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए बहुत सी चीजें गोपनीय रखनी जरूरी है। तो ये तो गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। जो इंडिविजुअल का पार्ट है, इसमें हमें पूरी तरीके से जो है गोपनीयता का, निजता का अधिकार है। इसको हम गोपनीयता की बजाय निजता का अधिकार कहेंगे, निजता हिंदी में, क्योंकि हम एक निजी व्यक्ति हैं। हम हमारा व्यक्तित्व, हमारे काम सार्वजनिक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी निजता के अधिकार में हमारी दखल नहीं दिया जा सकता है। जैसे हम अपने घर में हैं और कोई जबरदस्ती आ जाए कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है और मैं मीडिया से आया हूं, और वो व्यक्ति जिसके घर पर वो गए हैं वो कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, मिनिस्टर भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो ये उसके निजता के अधिकार का हनन होगा, उसकी निजता हम तोड़ रहे हैं। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा रहा है, उसकी अनुमति के बिना उसके फोटो खींचना और उस फोटो खींच करके को पब्लिक डिस्प्ले करना, उसकी निजता का अधिकार है। हम देखते हैं सेलिब्रिटी के फोटोज अक्सर हीरो हीरोइंस के या ऐसे लोगों के ऐसे फोटो खींच लिए जाते हैं जो कि नहीं खींचे जाने चाहिए, क्योंकि ये उसकी निजता का उल्लंघन है। कोई ताक झांक कर रहा है, आपके घर में कोई झांक रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या पहने हैं, क्या खा रहे हैं, इसको जानने का अधिकार किसी का नहीं है। इसके साथ ही अन्य निजता के अधिकारों में यह है कि दो वयस्क व्यक्ति
चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, जैसे मैंने पहले कहा, उनको कहीं पर भी जाने का, किसी भी स्थिति में रहने का, किसी भी कमरे में रहने का पूरी तरीके से निजता के साथ उनको अधिकार है, उनको पूरी निजता का अधिकार है। उसमें पुलिस भी नॉक करके नहीं कह सकती है कि आप क्यों इस कमरे में हैं, दो एडल्ट हैं, जब तक कि उसमें कोई पैसे का लेन देन शामिल ना हो या कोई क्राइम शामिल ना हो या दो में से एक व्यक्ति कोई उसमें शिकायत करता ना हो, तब तक वो निजता का अधिकार रहेगा। ऐसे बहुत से ऐसे मामले हैं जो निजता के अधिकार में हमारे आते हैं। जैसे हमारे घर में कोई डाक आई, अब उसको पोस्टमैन जो है वो खोल के नहीं पढ़ सकता है, हालांकि उसके पास आती है डाक और उसको पढ़ सकता है और फिर बंद कर दे, लेकिन वो निजता के अधिकार में उसके अगेंस्ट अगर प्रूव हो जाए तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। तो निजता बहुत प्रकार की होती है और किसी भी व्यक्ति को अपने संबंधों की, अपने पहरावे की, अपने मूवमेंट की, अपने जाने आने की और अपने फोटो खींचने या इस प्रकार से अन्य जो चीजें हैं वो दूसरे के साथ शेयर न करने का पूरा अधिकार है। जैसे निजता के अधिकार में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। अभी एक मामला ऐसा आया था एक कोर्ट में कि पत्नी ने पति की बात सारी रिकॉर्ड कर ली और पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, पति ने काफी कुछ उसको उल जलूल बोला और पत्नी ने रिकॉर्ड कर लिया और उसको एज एविडेंस कोर्ट में जो प्रोड्यूस किया। तो कोर्ट ने कहा कि ये एविडेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने पहले कानून का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि निजता का अधिकार आपने उस व्यक्ति की, उसको नहीं पता है कि आप, वो तब आपसे बोल रहा है जब उसको मालूम है कि ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। अगर आपने रिकॉर्ड किया तो ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है और आपकी ये एविडेंस कोर्ट में वैलिड नहीं है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की निजताएं होती हैं। जी सर। एक कामिनी जी का प्रश्न है कि फॉर जेंडर बायस्ड सोसाइटी व्हाट इज द प्रोविजन इन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज और हाउ टू डील विद दिस कॉन्स्टिट्यूशनली। ये कामनी बहुत ही व्यापक प्रश्न है, इसके लिए पूरी एक चर्चा चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी से नहीं है, बहुत हजारों सालों से जेंडर बायस्ड रही है। हजारों साल ना भी कहें तो सैकड़ों सालों से तो जेंडर बायस्ड है। और इसमें जो हमें जो भेदभाव के विरुद्ध हमें फंडामेंटल राइट्स है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, हमारे साथ है ना, तो और कोर्ट में भी हम ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो महिला और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों के समान अधिकार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको अंडरलाइन किया है। और अभी देखो कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, चाहे हमारी आर्मी है, और इसकी जो 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 जैसे कम्बैट जो इसकी वो है पोस्ट्स हैं, यानी कि जो कि ग्राउंड में जाके लड़ाई करने वाले जो सोल्जर्स हैं, उसमें भी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो ये किस लिए किया? ये हमारे संविधान ने जो फंडामेंटल राइट दिए, फंडामेंटल राइट के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जेंडर बायस नहीं रख सकते हैं, इसलिए आमतौर पर कोई भी पद भारत में ऐसा नहीं है जहां पुरुष काम कर सकते हो और वहां महिलाओं के लिए मना किया जाए। अभी सोल्जर से लेकर के भारत के सेना में, आर्मी में, नेवी में टॉप पोस्ट जो जनरल रैंक की पोस्ट या उससे बराबर होती है, उसमें महिलाएं जा सकती हैं, क्योंकि ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी, जैसे मैंने बताई फंडामेंटल राइट्स में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे सामने हैं। तो इसलिए अगर कहीं पर जेंडर को लेकर के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमें दी गई हैं उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। सर एक प्रश्न आया है अंजलि जी की तरफ से। वे पूछती हैं, समाज भी कानून दोनों का मुख्य लक्ष्य मानवीय व्यवहार को नियंत्रण करना है, परंतु फिर भी कई समय ये देखने को मिलता है कि सामाजिक कर्तव्य कानून पर हावी हो जाते हैं, जैसे पशु बलि या फिर लड़कियों का संपत्ति पर अधिकार। कृपया बताएं। ठीक है, समाज और कानून दोनों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को नियंत्रण करना है। मानवीय व्यवहार को जब हम नियंत्रण करने की बात करते हैं अंजलि,
तो मानवीय व्यवहार को नियंत्रण करने का मतलब एक पॉजिटिव वे में है। नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं है कि हम फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध जाकर के कोई 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 नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे सामाजिक कर्तव्य, पशु बलि बिल्कुल भी सामाजिक कर्तव्य नहीं है। इसको कोर्ट साबित कर चुका है। कई बार पशु बलि पर पाबंदियां भी लगी हैं और उसका वायलेशन भी होता है, लेकिन फिर भी तुमने ये बात बिल्कुल ठीक की कि ये कोर्ट पर भी हावी हो जाते हैं, ये चीजें हावी हो जाती है। और हिमाचल प्रदेश में भी पशु बलि पर जो एब्सोल्यूट बैन लग गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था, थोड़ा सा उसके ऊपर, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ एनिमल राइट्स को वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है जो ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को मिलता है। एनिमल राइट्स अभी भी हमारे यहाँ मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया है। कानून की दृष्टि से एनिमल के साथ हम क्रूएल्टी 1960 का एक एक्ट है, 1962 का है ना, 1962 का एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। उसमें जैसे कोई घोड़ा है, उस घोड़े को कितना वजन लादा जाना है, उसके ऊपर उससे ज्यादा अगर लादा तो आपका चालान हो सकता है। उसको अगर पीटते हुए गर्मी में ले जा रहे हैं तो चालान हो सकता है। अगर पानी उसको नहीं पिला रहे हैं और उससे काम करा रहे हैं तो चालान हो सकता है। उसको अगर लगातार गर्मी में चला रहे हैं और कुछ समय के बाद रेस्ट नहीं दे सकते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इनका समाज में कोई पालन नहीं होता है। तो इसको और जैसे एक और बात है कि लड़कियों का अधिकार संपत्ति पर, अब हिंदू समाज में तो कानूनन प्रावधान अब हो गया है कि संपत्ति पर लड़की का अधिकार नहीं होता, अधिकार नहीं था, अब हो गया है, अब पूरी तरीके से अधिकार है। लेकिन वो अधिकार अभी भी हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल बेल्ट जो है, हमारी ट्राइबल बेटियां जो हैं, उनको ये अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका कस्टमरी लॉ होता है। कस्टमरी लॉ का मतलब जो उनका एक परंपरागत अधिकार है। तो हमारे संविधान ने जो हमारे ट्रेडिशनल लॉ हैं, जो हमारे कस्टमरी लॉ हैं, उसको भी मान्यता दी हुई है। तो कस्टमरी, अब जैसे मान लिया हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ 7 फेरे होते हैं, लेकिन कई जगह 5 फेरे होते हैं क्योंकि उनका कस्टमरी लॉ होता है। कई जगह एक भी फेरा नहीं होता है और शादी हो जाती है, यदि उसके यहाँ कस्टम है। तो उस कस्टमरी लॉ को देखते हुए कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्लिक्ट होती है, और उस कन्फ्लिक्ट में अगर ठीक से कोर्ट में केस प्लीड न किया जाए तो कस्टमरी लॉ या जो ट्रेडिशनल लॉ है वो हावी हो जाता है। तो ये, लेकिन इसको लेकर के भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इसको ठीक ढंग से अगर कोर्ट में पेश किया जाए। और एक बात और है कि जब तक मैं बार बार कहता हूं कि हमारे समाज की समझ भी धीरे धीरे करके विकसित होती है, जो 1947 से पहले नहीं थी। मैं ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं, उसके बाद विकसित हुई, फिर उसके बाद विकसित हुई, फिर उसके बाद विकसित हुई। तो आने वाले समय में इसमें और इंप्रूवमेंट होगा। और पशु बलि और संपत्ति जैसे अधिकार को लेकर के, अब जैसे हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, कॉमन सिविल कोड में ये सारे कस्टमरी लॉ समाप्त हो जाने चाहिए। उसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, ये सारे लॉ समाप्त हो जाएंगे। एक ही कानून जो सभी जातियों, सभी ट्राइब, सभी जो है ये रिलीजन्स पर लागू हो। लेकिन उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में तो कहा गया है, नीति निर्देशक तत्वों में तो कहा, प्रियम्बल नहीं, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें कहा गया है कि आप इसको लेकर के कानून बनाएं। लेकिन कॉमन सिविल कोड अभी तक बना नहीं है। तो ये कन्फ्लिक्ट है हमारे समाज में। जी सर, एक विमल जी का प्रश्न है, और परिवार सदस्यों की रक्षा व सार्वजनिक हानिकारक गतिविधियों को नियंत्रण करने में कानून कभी-कभी हाथ में लेना पड़ता है या फिर कानून अवरोधक होता है? देखिए, अपनी रक्षा के लिए या अपने परिवारजनों के जीवन रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने की इजाजत भी कानून देता है। जैसे कोई व्यक्ति है और उसको कोई मारने आ गया या उसके ऊपर
हमला कर दिया और वो उसकी हत्या करना चाहता है, हत्या कर रहा है, तो वो उसके हाथ में अगर डंडा भी है तो वो उस डंडे से आत्मरक्षा करने के लिए अगर अगर काउंटर अटैक करता है तो वो कानून में उस समय तो अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मरक्षा में की गई हत्या भी जो है वो 302 या 306 का मुकदमा उसके ऊपर बाद में कोर्ट से उसको रिलीफ मिल सकता है, तुरंत तो वो अरेस्ट हो जाएगा। तो कानून हाथ में लेने की आमतौर पर कोई स्वीकृति हमारा कानून नहीं देता है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार तो सभी को है। तो आत्मरक्षा में यदि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, लेकिन उस चोट पहुंचने में इरादा चोट पहुंचाना ना हो, सिर्फ आत्मरक्षा हो। यदि कोई हमारी हमारी बहन बेटी है, उसके साथ कोई अत्याचार करना चाहता है और उस परिस्थिति से बचने के लिए वो कोई ऐसी चोट पहुंचाती है उस व्यक्ति को जो कि जो है मतलब कोई रेप या मोलेस्टेशन करना चाहता है, तो उसमें कल को उस लड़की के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और कोर्ट से उसको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे कि हम देखें अभी 3 साल पहले, ढाई 3 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक गुज्जर परिवार की लड़की थी, उसके घर में आतंकवादी घुसे, उसके माता-पिता को मार रहे थे, उसके साथ और उसकी बहनों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो एक उससे टेररिस्ट से जो है भिड़ गई और उसने उसकी जो है गन छीन ली और उसने उसको मार दिया और उसको उसके ऊपर केस दर्ज करने की बजाय उसको बहादुरी का पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में दिया गया, क्योंकि उसने आत्मरक्षा में अपने और अपने परिवार की आत्मरक्षा में गोली चला करके आतंकवादी को मार दिया था। तो ये अधिकार है, लेकिन इसमें ये सिद्ध करना पड़ता है कि उसने आत्मरक्षा में किया, उसका इरादा हत्या करने का नहीं था। एक विनोद सर का प्रश्न है, क्या जिस प्रकार हिंदू समाज में पशु बलि को प्रतिबंधित किया गया है, उसी प्रकार से बकरीद आदि मुस्लिम त्योहारों पर भी इस प्रकार का प्रतिबंधित किया जा सकता है? और सामान्य देखिए, पशु आहार को मांस आदि प्रतिबंधित किया जा सकता है? हाँ, मैंने अभी सबसे पहले अभी कहा था कि भारत में एनिमल राइट्स की तरफ ना हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि हमें हमें पशु पक्षियों का भी सम्मान करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया है। जो कानून बना है वो 1962 का क्रूरता विरोधी कानून है, जिसमें स्लॉटर को लेकर के भी स्लॉटर स्लॉटर मतलब है जानवरों का वध करना मांस खाने के लिए या बेचने के लिए। उसके बारे में मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पत्रकार के तौर पर कई बार स्टोरीज की। जैसे कि यहाँ पर जब लाल पानी में हमारा बूचड़ खाना जिसको बोलते हैं स्लॉटर हाउस था, वहां पर सुबह सुबह जो है सब्जी मंडी के नीचे जानवर उतारे जाते थे, तुरंत उसको मारते हुए ले जाते थे और उनको जो कत्ल करके और शाम तक हजम भी हो जाते थे। जबकि कानून क्या कहता है ये सबको पता है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी पता है, ये वकीलों को भी पता है, ये जजों को भी पता है, सबको पता है। सब मीट खाने वाले हैं ज्यादातर और इसकी कोई परवाह नहीं करता है। कानून क्या कहता है 1962 का कि स्लॉटर के उसके उसके ये स्लॉटर हाउस के रूल्स में आता है कि स्लॉटर के लिए पशु को कम से कम एक रात पहले उस स्थान पर लाया जाएगा, उसको बारिश धूप और सर्दी से बचाया जाएगा, उसको खाने और पीने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। जब उसको मारा जाएगा, जब उसकी तो उसको कम से कम दर्द हो, पेनलेस हो या उसको दर्द कम हो, ऐसा किया जाएगा। एक पशु के सामने दूसरे पशु की हत्या नहीं की जाएगी, ऐसा कोई पालन नहीं करता है। तुम जितने बच्चे सुन रहे हैं शायद इनके लिए ये नई बात होगी, इस पे सोचो और अगर एनिमल राइट्स की बात करते हो तो इस पे काम करो। तो ये है। उसी प्रकार से कोर्ट भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। मैंने जब स्टोरीज की उसका कोई संज्ञान कोर्ट्स ने नहीं लिया और सरकार तो संज्ञान लेती नहीं है कोई भी ऐसी, क्योंकि ये एनिमल्स मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया है, क्योंकि हमारे समाज में लगता है कि पशु जो है वो बहुत सेकेंडरी एंटिटी है। ह्यूमन बीइंग कोई लोग नहीं मानते हैं तो पशु को कोई क्या क्या जो है दर्जा देगा। तो इसी प्रकार से जो कस्टमरी लॉ की बात की हमें हमारे संविधान ने धर्म पालन आदि की स्वतंत्रता दी है, उस धर्म पालन की स्वतंत्रता में
ईद और बकरीद भी आ जाता है कि भाई बकरीद पे अगर हमें एक सुन्नत है कि जो उन लोगों ने उस समय अरब में किया वही हम आज भी पालन करेंगे। सही है या गलत है इस पे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसको लेकर के कोर्ट रोक नहीं लगाती है, क्योंकि ये उसके रोक उसके ऊपर इस तरीके से लग सकती है कि उससे पोल्यूशन ना हो, सार्वजनिक रूप से ना काटे। पहले तो सड़क के किनारे काटा जाता था, उससे सारा गंदा पानी और मांस के टुकड़े ये सारे जाते थे पानी में। अब पोल्यूशन ना हो इसके ऊपर तो कानून है, लेकिन एनिमल स्लॉटर के ऊपर, चाहे वो जो है खाने के लिए कहीं स्लॉटर हाउस में हो, बकरीद में हो या किसी मंदिर में हो, इसके ऊपर अभी तक कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है। थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, क्योंकि हमारी कोर्ट्स, हमारे वकील, हमारे जज और हमारे समाज में एनिमल राइट्स को लेकर के अभी तक कोई भी चेतना उस स्तर तक नहीं पहुंची है कि हम उसे बराबरी का दर्जा दे दें। जैसे कि जस्टिस राजीव शर्मा ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के, हमारे हिमाचल प्रदेश के थे, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने नदी और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को एक लिविंग एंटिटी का, जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस फैसले के ऊपर रोक लगा दी थी, क्योंकि ये अभी भी हमारे यहाँ ये एक व्यवहारिक समस्या है कि एनिमल राइट्स को लेकर के सरकार और समाज दोनों ही कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और कोर्ट्स की भी इसमें समझ बिल्कुल कम है। मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि कोर्ट्स एनिमल राइट्स को लेकर के एक सुपरफिशियल, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक सुपरफिशियल, ऊपरी दिखावे का तो ये करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, और पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून भी नहीं बनाती है। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कोई मतलब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है और अभी उन्होंने जैसे कैमरास जो हैं वो अंदर अपने घर के अंदर भी इंस्टॉल कर दिए हैं, तो क्या ये निजता के हनन में ये मतलब ये इस चीज को निजता के हनन हाँ, का वो बना एक कोर्ट पे, बिल्कुल आपने ठीक पूछा, एक कोर्ट में ऐसा ही एक मामला आया था जी। पत्नी के ऊपर पति को शक होता था, और हाँ जी। उसने वो सारे घर में जब वो कहीं अपने मायके गई हुई थी, जी। ये मैंने ये जजमेंट पढ़ा है, तो जी। पति ने वो खुफिया कैमरे लगा दिए थे घर में, और जी। उसके बाद जो भी उसके क्रियाकलाप थे उसके फुटेज को लेकर के उसने कोर्ट में तलाक के लिए मामला दायर किया। कोर्ट ने उसको एज एविडेंस नहीं माना, जैसा टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग को नहीं माना था वैसे ही इसको भी नहीं माना, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का हनन है। आपने उसको बताया नहीं, उसकी निजता थी, घर में वो क्या करे, कैसे रहे, क्या करे, वो अलग चीज है, लेकिन इसको एक शहादत के तौर पे, इसको एक गवाही या एविडेंस के तौर पे नहीं माना था। तो ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यदि अगर आप उसको बिना बताए अपने पार्टनर को कोई इस प्रकार का प्रावधान करते हैं, फोन रिकॉर्ड करते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, उसकी जासूसी करते हैं, उसके पीछे जासूस भी लगा देते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव भी होते हैं, वो भी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे मामले भी कोर्ट में गए हैं। क्योंकि सर उसमें ना वो ऑडियो वीडियो मतलब दोनों रिकॉर्ड हो रही हैं चीजें कि उनके घर में कौन आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को अगर पत्नी की सहमति नहीं है तो नहीं लगाया जा सकता, नहीं है तो वो कोर्ट में इसकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं उसको लेकर के वो कोर्ट में जा सकती है, अपील कर सकती है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारा प्रश्नोत्तरी का सत्र समाप्त होता है। मैं अब निवेदन करना चाहूंगी सवीना दी से कि वे आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जो आज की चर्चाएं हुई है लगभग 6 चर्चाओं में मुख्यता के रूप में हम अपना आशीर्वाद दिया है और हमें इसी भी विषय पर बहुत जानकारी दी है। आज का जो विषय था होगा कि सभी को समझ आया हो पूरा विषय और उस संबंधी प्रश्न भी आए और निवारण भी हुआ।
अब धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी कामिनी जी को। धन्यवाद सवीना दी। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण साप्ताहिक परिचर्चा भाग 37 में जुड़ने पर मैं कामिनी एमएड प्रथम वर्ष की छात्रा आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी आज के मुख्य वक्ता अजय श्रीवास्तव सर का, और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, और प्रत्येक प्रतिभागियों का जिन्होंने आज के सत्र में भाग लिया उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आज की परिचर्चा में सर ने हमें समझाया कि कैसे हम अपने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहकर उनका हनन होने से रोक सकते हैं। और अंततः मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के संचालन कर रही सवीना दी का, साहिबा जी का और दीक्षा जी का। आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हम ऐसी परिचर्चाओं का हिस्सा बने रहेंगे। धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ कामनी का और उदय वर्मा का, जिन्होंने हमें सहयोग दिया। उदय वर्मा की टेक्निकल सपोर्ट हमें होती है, पोस्टर ये डिजाइन करते हैं, रिकॉर्डिंग ये करते हैं, यूट्यूब पर ये डालते हैं, और अभिषेक लिंक क्रिएट करते हैं। अभी आज का लिंक भी अभिषेक का क्रिएट किया हुआ है। और जिन वरिष्ठ लोगों ने हमारे साथ प्रश्न किए या हमारे विद्यार्थियों ने, उन सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होगा, इसके ऊपर कोई ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बात ने थोड़ा सा आपके मन में जिज्ञासा भी लाई, तो ये एक अच्छी बात है। आप सभी का धन्यवाद।